हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संध्या रानी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। देश प्रेम से ओतप्रोत इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अंग्रेजों के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती यह कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देखेंगे, कविता में आगे देखेंगे कि कवि जो है वो जेल में एकाकी और उदास है। ऐसे में एक कोयल से मन का दुख, असंतोष और अंग्रेज़ों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। उनको ऐसा लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार समझने लगी है, इसलिए यह आधी रात में चीख रही है। कविता में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले कवि परिचय करेंगे, उसके बाद कविता का भावार्थ समझेंगे। कवि परिचय करते हुए हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जो है इन्होंने इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। हिम कृतनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोक गूंजे धरा जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उपनाम के तौर पर इनको एक भारतीय आत्मा से नवाजा गया है और इनकी मृत्यु जो है वो 1968 ईस्वी में हो गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो हैं वे कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या गाती हो कोयल, तुम बताओ कि तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। क्यों रह जाती मीन्स हुआ यहाँ पे कि तुम बोलते बोलते या गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो। तुम क्या गाती हो और तुम गाते गाते तुम चुप हो जाती हो, कोयल बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम क्या गाती हो, क्या लाती हो और हम भारतीयों के लिए, हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तुम किसका संदेशा लाई हो, कोयल बताओ। यहाँ पर कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो और बीच बीच में गाते गाते रुक जाती हो। तुम हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तुम किसका संदेश लाई हो, कोयल मुझे तुम बताओ। जेल की स्थितियों से अवगत कराते हुए कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी कि जेल में जब कवि जो है जेल में जब बंद हैं तो वहाँ की जेल के जो दीवारें हैं वो काफ़ी जो है वो ऊंची और काली दीवारों के अंदर है वो, और दीवारें जो है वो काफ़ी ऊंची हैं और काली है। और उस जेल के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कवि के साथ साथ उनके साथ में डाकू भी हैं, साथ में चोर भी हैं और मटमारों में राह को लूटने वाले राहगीरों को जो लूटते हैं ना चोर, उन्हें बटमार कहते हैं। तो उनके साथ साथ डाकू, चोर और बटमार जैसे लोग भी हैं उनके साथ जेल में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी कि अंग्रेजी जो शासन था वो इतना बुरा था या कि वहाँ पर कैदी लोग को जो है स्वतंत्रता सेनानी लोग को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था जीने के लिए, यानी कि सिर्फ सांसें चलती रहे, बस इतना ही खाना मिलता था जिससे कि बस सांसें जो है वो चलती रहे, है ना। मरने को देते नहीं तड़प रह जाना, यानी कि उनको मरने की भी आज़ादी नहीं थी। ये पूरा ध्यान रखा जाता था कि कोई भी कैदी जो है वो खुद को मार नहीं ले, है ना। तो वो ऐसा पहरा था वहाँ का कि वहाँ पर कैदी लोग खुद को मार भी नहीं सकते थे और तड़प कर रह जाना। मेन अंग्रेजी शासन का मकसद यही था कि बस तड़पा करके उनको अपने पथ से जो है वो विचलित करना, अपना जो भी उनका मांग था वो उनको पूरा नहीं करना और उनको अपने पथ से विचलित करना। आगे हम लोग देखते हैं कि
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मतलब वहाँ की जो अंग्रेजी शासन का जो पहरा था वो बहुत ही कड़ा पहरा था, है ना। और शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मीन्स हो यहाँ पे अंधकार, तम शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कैसा शासन है, यानी बुराइयाँ इतनी थी उनके शासन में कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मीन्स अंधकार, मतलब ऐसा शासन है जैसा लग रहा है कि चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा भी जो है वो निराश होकर के चला गया है। और चंद्रमा जब चला गया है तो रात कैसी हो गई है, रात जो है वो पूरी काली हो गई है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। और इस काली रात में वो कवि कोयल को कहते हैं कि और इस कालिमा मई, काले रंगों से युक्त, आली में सखी, और इस काली रात में काले रंगों से युक्त मेरी सखी तुम क्यों जाग रही हो, है ना। तो कवि जो है यहाँ पे कोयल को संबोधित करते हुए निम्न पंक्तियाँ कह रहे हैं। आगे हम लोग पंक्तियाँ देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। जब कोयल खुश होती है तो वो कुक करती है, यानी कूकती है। लेकिन यहाँ पर जब वो हुक कर रही है तो कवि जो है वो पूछते हैं कि क्यों हुक पड़ी, तुम क्यों हुक रही हो। वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, तुम कौन सी वेदना के बोझ से तुम दबी जा रही हो, कोकिल मुझे तुम बताओ। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम कौन से धन संपदा की तुम रक्षा कर रही थी, कौन से वैभव की तुम रखवाली कर रही थी जो तुम्हारा लुट गया, कोकिल मुझे तुम बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, इसलिए तुम अर्धरात्रि को जो है वो आधी रात को तुम चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को तुम चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। या तुमने, दावानल यहाँ पे हुआ जंगल की आग को दावानल कहते हैं, है ना। तो या तुमने जंगल की आग की कोई ज्वालाएं देख ली है, कोकिल मुझे तुम बताओ कि तुम क्यों पागल हुई जा रही हो, तुमने ऐसा क्या देखा जो आधी रात को तुम चीख रही हो। क्या तुमने जंगल की आग की ज्वालाएं देख ली है जो तुम इतनी बावली हुई जा रही हो, कोकिल मुझे तुम बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकती हो, यह जो हम लोगों ने जंजीर रूपी जो हम लोगों ने गहना पहना है, क्या तुम इसे तुम देख नहीं सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह तो ब्रिटिश राज का गहना है। यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज का जो है हम लोगों ने अपने ऊपर आभूषण धारण किया है। यह जो है हम लोगों का आभूषण है, यह हम लोगों का गहना है। क्योंकि उस गहने को पहनने में भारतीय क्रांतिकारी जो थे वे जरा भी शर्म महसूस नहीं करते थे। उनको बहुत ही गर्व महसूस होता था कि हम लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार नहीं करने के कारण ही अंग्रेज़ों ने हम लोगों को ऐसा गहना जो है वो पहनाया है। उन लोगों को इस बात का गर्व होता था। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चरक चू, कोल्हू क्या था, कोल्हू एक तरह का देसी उपकरण था जिसके द्वारा बैलों को बांधकर, उस उपकरण में बैलों को बांध करके उससे तेल निकाला जाता था। तो जेल में तो बैलों का आना नहीं था, तो वो क्या करते थे कि सारे गुलाम जो थे, कैदी जो थे, उनसे ही वो कोल्हू से तेल निकलवाते थे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोल्हू का जो चरक चू है, कोल्हू से एक तरह की आवाज़ें आती थी चरक चू की। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो कोल्हू का जो चरक की जो आवाज़ है वो हमारे जीवन की तान बन गई है। यानी कि अब हम लोग इसी आवाज़ के सहारे हम लोग जी रहे हैं, हमारे जीवन में ये शामिल हो चुका है। कोल्हू का चरक चू जो है हमारे जीवन की तान बन गई है, यानी जीवन में हमारे शामिल हो गई है।
गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी कहते हैं जब पत्थर को तोड़ते हैं, जब जेल में कैदी जो हैं वो पत्थर को, बड़े बड़े पत्थरों को जब तोड़ते हैं, छोटे छोटे गिट्टी जो बनता है, छोटे छोटे पत्थरों का छोटा छोटा जो साइज होता है उसको गिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी पर अंगुलियों ने, जब पत्थर को तोड़ते समय जब उनको उनके हाथों में चोटें आती होगी, जब रक्त बहता होगा, तो उसी रक्त से उन्होंने क्या किया था कि गिट्टी पर उन्होंने अपने अंगुलियों से गान लिखा था। यहाँ पे संबोधित करते हैं कि जितनी भी यातनाएं अंग्रेजी सरकार द्वारा उनकी दी जा रही है, वे सहज उसे स्वीकार करते हुए अपने पद से भी विचलित नहीं होते थे, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये सब जो है, ये सब छोटी मोटी जितनी भी यातनाएं हैं हम लोगों ने सहज स्वीकार किया है, क्योंकि हम लोग उनकी अधीनता को, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, मोट खींचता, यहाँ पर जब जैसे कि हम लोगों ने कहा कि कोल्हू का चरक, कोल्हू जो था उसको जब बैल नहीं चलाते थे तो वो इंसान लोग उसको चलाते थे। तो इंसान लोग जब उसको चलाने के लिए मोट मीन्स एक लकड़ी का, कोल्हू के जो मशीन है, उपकरण जो है, उसको बैलों के कंधे पर एक मोटा डंडा रखा जाता था, उसको मोट कहते हैं। और जुआ मीन्स हुआ एक चमड़े का एक पट्टा जैसा होता था जो उसके गर्दन में लगा होता था। तो यहाँ पर जो इंसान चलाते थे तो वो क्या करते थे, उस पट्टे को अपने गर्दन में रखकर और उस जुआ रूपी जो मोटा चमड़े का एक पट्टा होता था उसको अपने पेट में बांध करके उसे वो चलाते थे। और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इस तरह का काम करके वो एक तरह से ब्रिटिश का जो अकड़ था, ब्रिटिश सरकार का जो अकड़ था, वो एक तरह से वो खाली करते थे, क्योंकि वो इतनी यातना देते थे और उसको वो इतनी सहनशीलता अपनी दिखाते थे कि एक तरह से जो है वो ब्रिटिश सरकार का जो अकड़ था, एक तरह से वो अकड़ रूपी जो कुआं था वो एक तरह से वो खाली कर रहे थे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे, वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो इस यातना से गुजर ही रहे हैं, तो कोयल हो सकता है कि तुम दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में अपने आप को करुणा क्यों जगे, यानी दिन में वो खुद को नहीं कमज़ोर करते थे, यानी नहीं रोते थे, क्योंकि वो रोने से उनको लगता, अंग्रेजी सरकार को लगता कि रोने से हम लोगों ने इन्हें कमज़ोर कर दिया है, हम लोगों का मकसद जो है वो पूरा हो गया है। इसलिए जितने भी क्रांतिकारी थे वे दिन में नहीं रोते थे, लेकिन रात जो होती थी उस समय वे थोड़ी सी सहनशीलता उनकी थोड़ी सी कम हो जाती थी, तो रात में वो जो है वो गजब। यहाँ पे कह रहे हैं, कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में हम लोग क्यों करुणा दिखाएं, किसी को अपना क्यों करुणा दिखाएं, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में अपने मन की पीड़ा को एक दूसरे से बांट रहे हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस शांत समय में, ये जो आधी रात का जो समय है ये काफ़ी शांत है, तो इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, इस आधी रात के समय में तुम अंधकार को भेद मीन्स यहाँ पे अंधकार को चीर कर या अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो, कोकिल मुझे तुम बताओ कि तुम आधी रात को तुम क्यों रो रही हो, अंधकार को तुम भेद रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चुपचाप से अपनी गीतों के द्वारा तुम जो हो मधुर विद्रोह के बीच बो रही हो, जो तुम मधुर, तुम्हारा जो बोल है वो काफ़ी मधुर है, इसलिए तुम अपनी मधुर स्वर में ही तुम मधुर विद्रोह के जो बीज है वो हम भारतीयों के सीने में तुम बो रही हो, कहीं कोकिल मुझे तुम बताओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोयल के माध्यम से हम लोगों जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो हमारी अधीनता की जो अंग्रेज़ों से मुक्त होने की जो भावना थी वो जो है ये कोयल जो है वो काफ़ी प्रबल कर रही है अपने गीतों के द्वारा। तो इस कविता में हम देख रहे हैं कि कवि जो हैं वे कोयल को लक्ष्य कर अपनी भावना का प्रकाशन कर रहे हैं। इस कविता का अगला भाग आप अगले वीडियो में देखेंगे।